अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 17 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन के आबाई शहर डेलावर में क्वाड समिट के लिए आज हफ्ते की सुबह विल्मिंगटन पहुंचे हैं। जो बाइडन हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहे हैं और इनके साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमो किशिदा, ये इज्तिमा पहली बार हो रहा है जब जो बाइडन ने बतौर सदर किसी गैर मुल्की रहनुमाओं को विल्मिंगटन का दौरा करने के लिए कहा है, जो हर मुअज़्ज़िज़ के साथ इनकी क़ुर्बत का आकाश है। लेबनान में हज़ारों पेजर्स फटने से तकरीबन 20 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें से ज़्यादातर हिजबुल्लाह के जंगजू बताए गए। पूरी दुनिया में यह बहस है कि पेजर्स किस कंपनी के ज़रिए हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए। इन सब के दरमियान इन धमाकों का एक हैरान कुन ताल्लुक़ हिंदुस्तान की रियासत केरला से सामने आया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। इसराइल ने अभी तक इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल नहीं की। धमाकों के बाद दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि इसराइल की जासूस एजेंसियां पेजर्स के जरिए धमाके कैसे करती है। हैरान कुन तौर पर कंपनियों और शेल फर्मों के जाल में केरला में पैदा हुए एक शख्स का नाम भी सामने आया है, जो अब नॉर्वे का शहरी है। हंगरी के एक मीडिया आउटलेट ने इत्तला दी है कि लेबनान में मंगल को हुए पेजर धमाके के सिलसिले में रैंसन जोस, जो एक मलयाली है और अब वो नॉर्वे का शहरी है, इसके मुलविस होने की तफ्तीश की जा रही है। बल्गारिया की एक कंपनी नोटा ग्लोबल लिमिटेड पेजर डील के पीछे थी। नोटा ग्लोबल की बुनियाद नॉर्वे के शहरी रैंसन जोस ने रखी थी। रैंसन जोस असल में मैनांथीवादी वायनाड केरला से है और आखिरी बार 2013 में अपने आबाई शहर गया था। केरला के कई मीडिया आउटलेट्स ने इत्तला दी है कि रैंसन जोस वायनाड में पैदा हुआ और MBA करने के बाद नॉर्वे चले गया। कुछ मुकामी टीवी चैनल्स ने इनके रिश्तेदारों से भी बात की। मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी रुकन असेंबली नीतीश राणे ने एक मरतबा फिर मुसलमानों को धमकी दी है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र हुकूमत से अपील की है कि वो पुलिस को 24 घंटे के लिए छुट्टी पर भेज दें, इसके बाद दुनिया देखेगी कि हिंदुओं में कितनी ताकत है। उन्होंने ये बयान औरंगाबाद में गणपति विसर्जन के दौरान हुए पथराव के वाक़े के रद्दअमल में दिया और कहा कि हमारी देवी देवताओं की तौहीन करने वालों को हम इस मुल्क की ज़मीन पर क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बराह रास्त पुलिस से अपील कर रहे हैं कि वो सिर्फ 24 घंटे के लिए छुट्टी पर चले जाएं। हिंदू कौम दिखा देगी कि इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाता है। न्यूज़ एजेंसी IANS की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए वीडियो में नीतीश राणे ने खुली धमकियां देते हुए और खुलकर इश्तियाल अंगेजी करते हुए नजर आ रहा है और मुसलमानों को मुसलसल धमकियां दे रहा है। इनके बयान पर मुमकिन हंगामे को महसूस करते हुए नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इनसे तहम्मुल की अपील की। देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला भी हैं, इनसे मीडिया ने जब इस बयान के ताल्लुक से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि हमने नीतीश राणे और नारायण राणे से गुफ्तगू की और दोनों ही लीडरों से तहम्मुल की अपील भी की है, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश राणे कट्टर हिंदुत्ववादी है। इसी वजह से इनके बयानात के मुख्तलिफ मायने निकाल लिए जाते हैं, जबकि इनका मकसद नफरत में इजाफा या इश्तियाल अंगेजी बिल्कुल नहीं होता। वाज़ेह के भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी को इश्तियाल अंगेजी नहीं कहते, क्योंकि इनकी जानिब से अवाम को धोखा देने का यही एक हरबा है। ना इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रियासत उत्तराखंड के लक्सर में हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मस्जिद को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इस कार्रवाई को जायज़ ठहराते हुए तहसीलदार ने जवाब पेश किया है कि मस्जिद गैर कानूनी थी। दूसरी तरफ मस्जिद की तामीर में मसरूफ़ अफराद ने इंतजामिया की इस कार्रवाई की सख्त मुखालिफत की है। लक्सर में मस्जिद को शहीद करने के बाद तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि खाली पड़ी अवामी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीर हो रही थी, जिसे इंतजामिया ने हटा दिया। वाज़ेह के मस्जिद का तामीराती काम जारी था, जिसके खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने एहतजाज किया था और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तहरीरी शिकायत की थी। खबर रसां एजेंसी PTI के मुताबिक इंतजामिया ने मस्जिद में जारी तामीरी काम रोकने की हिदायत दी थी, मगर बिल्डर ने अमल नहीं किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ मुसलमानों की शिकायत है कि इंतजामिया ने इनकी एक नहीं सुनी और मस्जिद के दस्तावेजात देखने से भी इनकार कर दिया। RTI के तहत हासिल किए गए दस्तावेजात के मुताबिक ये ज़मीन कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थी और मस्जिद का इंदराज भी सुन्नी वक्फ बोर्ड में मौजूद था। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद की जानिब से भरी अदालत में अदालती कार्रवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरती इलाके को पाकिस्तान करार देना इन्हें महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लेते हुए जस्टिस श्रीशानंद की सख्त सरजनिश की है। जज को एक दीगर केस में खातून वकील के खिलाफ सनफी लिहाज से गैर संजीदा तबसरा करते हुए भी देखा गया।
सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया और कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की जानिब से मुकदमे की समाअत के दौरान कुछ गैर ज़रूरी और इश्तियाल अंगेज तबसरे करने का वीडियो वायरल हुआ है, जो हमारे नोटिस में भी आया है। इसीलिए हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। आईनी बेंच जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गोई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश राय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी नोटिस में रखा है। 5 रुकनी आईनी बेंच ने कहा है कि अदालत इस सिलसिले में रहनुमा हिदायत दे सकती है। हिमाचल प्रदेश की दारुल-हुकूमत शिमला में इन दिनों मसाजिदों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस हुकूमत वाली इस रियासत में रोजाना कहीं न कहीं किसी एक मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर हिंदू शरपसंदों की जानिब से एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की दारुल-हुकूमत शिमला में वाक़ एक और मस्जिद को लेकर तनाज़ा हो चुका है, जो शिमला के कसुम्पटी की एक मस्जिद को भी मुनहदिम करने का मुतालबा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी लीडर राकेश शर्मा और काउंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक अर्जीदार सौंपकर कहा है कि कसुम्पटी में बनाई गई मस्जिद नाजायज़ है और मरकजी हुकूमत की ज़मीन पर बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी लीडरान का कहना है कि 2016-17 में कसुम्पटी की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह को भी इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया था। हालांकि वो इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये मस्जिद नाजायज़ ज़मीन पर बनाई गई। इसी वजह से अब इस मस्जिद को जल्द अज जल्द मुनहदिम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लीडर राकेश शर्मा ने मस्जिद के नाजायज़ होने की एक दीगर वजह भी सामने रखी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक जामा मस्जिद तामीर करने के लिए इलाके में 40 मुस्लिम कुंबा का होना ज़रूरी है और यहाँ पर 40 मुस्लिम कुंबे नहीं हैं। ये कहकर भारतीय जनता पार्टी लीडर ने मुतालबा किया है कि मस्जिद को मुनहदिम किया जाना चाहिए। मुल्क के मुसलमानों के जरिए मुतफ़क़ा तौर पर वक्फ तरमीम बिल की शदीद मुखालिफत के बावजूद चंद नाम निहाद तंजीमों के जरिए इसकी हिमायत किए जाने पर मुस्लिम दानिश्वरों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए इन्हें मिल्लत की पीठ में खंजर घोंपने वाला मीर जाफ़र व मीर सादिक करार दिया। दानिश्वरों ने कहा है कि हुकूमत इन अनासिर को मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने की साजिश कर रही है। हालांकि ये किसी भी तरह मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन हमें इनका चेहरा याद रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो चंद कौड़ियों के लिए अपनी आक़िबत का भी सौदा कर सकते हैं। मुसलमानों के मुतफ़क़ा मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाकर वक्फ तरमीम बिल की हिमायत करने वाली मुस्लिम पसमानदा मिहाज ऑल इंडिया सज्जादगान नशील कौंसल अजमेर और इसी कबील की दीगर नाम निहाद तंजीमों के जरिए बिल की हिमायत पर रद्दअमल का इजहार करते हुए सियासतदान और सीनियर सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि इन तंजीमों की मुसलमानों में कोई अहमियत नहीं है और ना ही वो किसी तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मुसलमानों की सफ़ में हमेशा ऐसे मीर जाफ़र व मीर सादिक रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है। आज ऐसे अनासिर की कमी नहीं जो मामूली मफादात के लिए पूरी मिल्लत का सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा किया जाए और इन्हें तकसीम किया जाए। ये तकसीम पसमानदा ख्वातीन और सूफियों के नाम पर की जा रही है, लेकिन जबकि इस एक्ट से सभी को नुकसान पहुँचेगा। मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तान और दीगर तारीख़ी इमारतें इसकी जद में आएंगी। उन्होंने इस बात का अयादा किया कि पार्लिमानी कमेटी एक तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। ये जनता दल, यू और तेलुगु देशम जैसी हलीफ जमातों में मुसलमानों में तकसीम दिखाकर इन्हें बिल की हिमायत पर राज़ी करने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सरकारी यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, जिसके नतीजे में चैनल पर क्रिप्टो करेंसी और XRP ऐड की वीडियो नज़र आने लगी है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कानूनी मुकदमात की समाअत के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अहम और अवामी दिलचस्पी के मामला शामिल होते हैं। XRP क्रिप्टो करेंसी, जिसे अमेरिकी कंपनी रैपिल ने तैयार किया है, हालिया दिनों में मालियाती मार्केट में खासी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। यह हैकिंग का वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि सरकारी इदारे भी साइबर ख़तरात से महफूज नहीं हैं। मुतनाज़ा वक्फ बिल पर JPC भले ही पूरी सरगर्मी के साथ मीटिंगें कर रही है और मुख्तलिफ तंजीमें अपनी अपनी आरा पेश कर रहे हों और ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुल्क में वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ ज़मीनें हैं, लेकिन क्या हकीकत वाकई यही है जो सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ हिंदुत्ववादी न्यूज़ पोर्टल्स के ज़रिए बताया जा रहा है? इस सिलसिले में मारूफ हिंदी अखबार अमरा उजाला की एक तवील रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि वक्फ बिल लाने का सरकार का मकसद क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है, जबकि हिंदुओं के मुख्तलिफ बोर्ड्स कितनी लाख एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सरकार वक्फ बिल के ज़रिए एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। इसका मकसद हर तबका और हर मजहबी इदारे के पास मौजूद ज़मीन को अपनी तहवील में लेना है। ऐसे में अगर अगले कुछ महीनों में दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ साथ हिंदुओं के मुख्तलिफ बोर्ड्स की ज़मीनों पर भी कब्ज़े का कोई बिल लाया जाता है तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं होगी।
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ तरमीम बिल लाने का मकसद हुकूमत का एक तीर से कई शिकार करना है। बिल के मुखालिफिन वाज़े तौर पर यह बात कहते आए हैं कि हुकूमत इस बिल के ज़रिए फ़िलहाल मुसलमानों पर निशाना लगा रही है, लेकिन इसका असल मकसद मुख्तलिफ रियासतों के हिंदू बोर्ड्स की ज़मीनें हासिल करना है। लेकिन इससे कल वो मुसलमानों के बाद दीगर अक़लियतों जैसे सिखों, बुद्धिस्टों, जैन और ईसाइयों की ज़मीनें और जायदादें हासिल करने की भी कोशिशें करेंगी। मुखालिफिन का यह भी कहना है कि मोदी हुकूमत हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने वाले कई मुतनाज़ा क़वानीन लेकर आई है और आगे भी लाना चाहती है, लेकिन वो इसे मुस्लिम मुखालिफत के पर्दे में लपेट कर पेश करती है ताकि इसके आम हामियों को कोई शुबा ना हो और हिंदुत्ववादी भी खुश रहें। ऐसे क़वानीन पर आम तौर पर मुसलमान फौरी तौर पर आवाज़ बुलंद करते हैं, जिससे सरकार को अपना पैगाम देने का मौका मिल जाता है, लेकिन हकीकतन वो क़वानीन हिंदुओं के लिए ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तिरुपति मंदिर के लड्डू में खिंजीर और बीफ की चर्बी इस्तेमाल किए जाने के दावे पर ज़बरदस्त हंगामाराई शुरू हो गई है और मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कहा है कि उन्होंने रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रिपोर्ट का जायज़ा लेगी और इसके मुताबिक आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इसके लिए अपने पेशरो वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया, जबकि इसकी सख्ती से उन्होंने तरदीद की। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के एक लीडर ने इस मामले में हाईकोर्ट से भी रुजू होकर कहा कि इसकी जांच साबिक या मौजूदा जज से कराने का मुतालबा किया। आज इस मामले में एक बार फिर इस वक्त शिद्दत आ गई जब मंदिर ट्रस्ट ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के इल्ज़ामात का अयादा करते हुए दावा किया कि घी फराहम करने वाली कंपनी ने अंदरून मुल्क मिलावट की जाँच की सहूलत की कमी की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। मंदिर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राव ने दावा किया कि लेबॉरेटरी टेस्ट के नमूनों में जानवरों की चर्बी और सूअर की चर्बी की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर आला नायडू ने गुज़िश्ता रोज़ NDA कानून साज पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि YS जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने लड्डू की तैयारी में गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल की इजाज़त दी, जिसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल शामिल था। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने नायडू पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो सियासी फ़ायदे के लिए भगवान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना काबीना ने हैड्रा को मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादाना इदारे के तौर पर मंजूरी का फैसला किया है, जो हैड्रा के लिए 169 ओहदेदार अलॉट करने का फैसला किया है, जबकि 964 आउटसोर्सिंग अमले के तकर्रुर को मंजूरी दी गई। उजरा P श्रीनिवास रेड्डी, N उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीनी इजलास के फैसलों से मीडिया को वाकिफ़ करवाया और कहा कि हुकूमत ने हैड्रा को कामिल इख्तियारात के अलावा इनके उमूर में मुदाखलत ना करके आउटर रिंग रोड के हदूद में मौजूद तालाबों, ज़ख़ायर-ए-आब, नालों पर कब्ज़ों की बर्खास्तगी को यकीनी बनाने को मंजूरी दी है। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हैदरा के दायरा कार में आउटर रिंग रोड के 27 शहरी इदारजात, मुकामी इदारों के अलावा 51 ग्राम पंचायतों की शमूलियत की मंजूरी दी गई ताकि इन बल्दियात और इदारजात मुकामी और 51 पंचायतों के ज़ख़ायर-ए-आब और तालाबों और कुंटों के FTL व बफर जोन में कब्ज़ेजात को बर्खास्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि काबीना ने कोठी वुमेंस कॉलेज, जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी को क्लियलम्मा के नाम से मौसूम करने को मंजूरी दी, जबकि पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के नाम को तब्दील करके इसे सोरावरम प्रताप रेड्डी के नाम से मौसूम करने का फैसला किया गया। नए कौमी इदारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को तेलंगाना गांधी कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम से मौसूम करने की मंजूरी दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त राहत मिली जब नोट बढ़ाए वोट मुकदमे को तेलंगाना से किसी और रियासत मुंतकिल करने के लिए BRS रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने मुकदमे को तेलंगाना में जारी रखने की इजाज़त दी और किसी और रियासत को मुंतकिल करने की अपील को कबूल नहीं किया। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए समाअत को मुकम्मल कर दिया। अदालत ने नोट बढ़ाए वोट मामले की जाँच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की अपील को भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी वाज़ेह दलाइल और सबूत के बगैर सिर्फ ख़यास आराई की बुनियाद पर यह पिटीशन दायर की गई है। हैदराबाद में जुमे की रात अचानक मूसलाधार बारिश ने मौसम को तब्दील कर दिया। शहर में गुज़िश्ता 10-12 दिन से बारिश का सिलसिला रुका हुआ था। गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जाने लगा था। जुमे को दिन में दर्जे हरारत 32 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ था और गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी थी। ताहम जुमे की शाम से मौसम में तब्दीली महसूस होने लगी। मगरिब से कबल से मौसम ओवर आलूद हो गया था और हवाएं चलने लगी थी। ईशान के बाद से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ, जो देखते ही देखते शदीद बारिश में तब्दील हो गई। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के नतीजे में हालांकि अवाम को गर्मी से राहत नसीब हुई, ताहम सड़कों पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त में खलल पड़ा।
کئی علاقوں میں مصروف وقت میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی پیش آئی اور کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا۔ شہر کے علاقوں اپل، ایل بی نگر، حیات نگر، بالا نگر، جڈی مٹلا، نامپلی، حمایت نگر، RTC چوراہا، تارناکہ، کوٹھی، ملک پیٹ، دلسکھ نگر کے علاوہ چار مینار، یاقوت پورہ، بہادر پورے کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے شہر اور تلنگانہ کے اضلاع میں آئندہ ہفتے بھی شدید بارش کی پیشخواسی کی ہے۔ جلوس کے دوران تاریخی چار مینار کے پاس DJ کے جنریٹر میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد بعض عناصر نے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ چار مینار سے متصل مندر کو آگ لگا دی گئی۔ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں جنریٹر میں لگی آگ کی تصویر کے ساتھ یہ غلط پیغام وائرل کیا گیا۔ اس افواہ کے ساتھ ہی اکثریتی طبقے کے ایک افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس دوران ایڈوکیٹ نیلم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ٹیگ کیا اور لکھا کہ بھاگیہ لکشمی مندر کی حفاظت کی جائے۔ ساتھ ہی اس نے حیدرآباد کمشنر پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرانے شہر میں میلاد اور ریلی کے دوران پیش آئے واقعے سے میڈیا کو کب واقف کروائیں گے۔ اس نے راجا سنگھ کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مندر کا دورہ کریں۔ اسی طرح بنڈی سنجے کو ٹیگ کرتے ہوئے تلنگانہ DGP سے رپورٹ طلب کرنے کی خواہش کی گئی۔ ایک طرف میلاد جلوس میں شامل DJ کی گاڑی کے جنریٹر میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد جہاں مختلف تصاویر غلط انداز میں پیش کی گئی، اس کے ساتھ وائرل کی جا رہی تھی، ایسے میں اس طرح کے ٹویٹ سے اکثریتی طبقے کے افراد کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ بعض عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے اکثریتی طبقے کے افراد کو پرانے شہر آنے کے لیے بھی اکسائے جانے کی اطلاعات ہے۔ ایڈوکیٹ کی جانب سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ پوسٹ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایڈوکیٹ پر جم کر تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ان دنوں طلباء و طالبات کے شدید احتجاج اور انتظامی بدعنوانیوں کے خلاف ایک زبردست تحریک کی شکل میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ طلباء و طالبات کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں طلباء و طالبات کے جذبات اور بھڑکتے جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج اسٹوڈنٹ یونینز کے انتخابات کی غیر جمہوری اور آمرانہ انداز میں معطلی کے فیصلہ اور ہاسٹل امور کے سلسلے میں مبینہ غیر اخلاقی سرگرمیوں اور مسلسل شکایت کے باوجود پراکٹر کی برقراری کے خلاف آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ طلباء و طالبات کی شکایت ہے کہ مسائل کی یکسوئی کے ذریعے یونیورسٹی کے ماحول کو بہتر بنانے کے بجائے وائس چانسلر، پراکٹر اور دوسرے خاطی عہدیداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور پولیس اور غنڈہ عناصر کو استعمال کرتے ہوئے ریسرچ اسکالرز، پوسٹ گریجویٹ و انڈر گریجویٹ طلباء و طالبات کے ساتھ غیر شائستہ و نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے۔ گرلز اور بوائز ہاسٹل کے پراکٹر اور پروہت دونوں کے خلاف طلباء و طالبات میں شدید غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یونیورسٹی میں وقفے سے ملازمین اور سیکورٹی کے مابین لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اب وائس چانسلر کے تحت نہیں بلکہ پراکٹر جیسے من مانی کرنے والے ملازمین کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی جا رہی ہے۔ حکومت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی ہزار طلباء کے مستقبل کا سوال ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ حدیث پاک کے مطابق اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت ضرور دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت سکھائیں اور قرآن پڑھائیں، کیونکہ قرآن کے حافظین عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے سے مہمان مقرر ممتاز عالم دین مولانا محمد ہاشم اشرفی کانپور اور علماء اکرام و مشائخ اعظام نے بھی خطاب کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے موقع پر منگل ہاٹ جنسی چوراہے پر سنگباری کے واقعے میں صرف ایک فرقے کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ سنگباری کا سامنا کر کے بھی اقلیتی طبقے کے افراد نے پولیس میں شکایت درج نہیں کرائی۔ رائے کے بموجب شہر کے مختلف مقامات پر گزشتہ روز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے گئے۔ جنسی چوراہے کے پاس جلوس پر سنگباری کا واقعہ پیش آیا تھا، تاہم منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن میں دیوی نگر جمعرات بازار کے رہنے والے 39 سالہ سورج سنگھ نے شکایت درج کروائی کہ وہ اپنی بیوی، بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ آ رہے تھے کہ 30 موٹر سائیکلز پر مشتمل مسلمانوں کا جلوس گھوڑے کی خبر سے آ رہا تھا اور جلوسیوں میں سے ایک شخص نے ان سے گالی گلوچ کی اور ہاتھوں سے ہم پر حملہ کیا۔ اس دوران مہندر نامی شخص نے انہیں بچایا اور مہندر سنگھ نے سورج سنگھ کو پولیس اسٹیشن بھیج کر شکایت درج کروائی۔ پولیس نے کرائم نمبر 507/2024 میں مختلف دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا، جبکہ دیگر مکانوں اور گلیوں سے بھی جلوس پر سنگباری کی گئی۔ اس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ چاہے تو پولیس از خود کیس درج کر سکتی تھی، مگر کیا پولیس ایسا کرے گی؟ نہیں، کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا اور اس میں مسلمان شریک تھے۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔